हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और 69th बीपीएससी का ये पेपर है जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 69th बीपीएससी का कंप्लीट पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्या हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो 70th बीपीएससी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही में 70th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम पेपर हुआ था उससे भी हमने सॉल्व कर लिया है। हालांकि बहुत कम लोगों ने देखा है, 100-112 लोगों ने देखा है। तो मैं तो कहूँगा कि पेपर देख करके जाइए। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में जा रहे हो, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने, तो आप पेपर बिना देखे एग्ज़ाम में अपीयर मत होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, हिंदी में करेंगे, जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर इंग्लिश भी देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि कुछ भाषाएँ दी हुई हैं, कुछ तकनीकें दी हुई हैं 5G मोबाइल संचार नेटवर्क से संबंधित। तो कहता है कि कौन कौन सी जो तकनीकें हैं वो इसके द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको IoT भी लिखता है। एज कंप्यूटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, एज कंप्यूटिंग दिया हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क स्लाइसिंग दिया हुआ है, नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये तीनों ही जो तकनीकें हैं 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाता है डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आंसर मैं बताऊँगा ये आंसर की से मैच किया जा चुका है, और जितना एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग अपने एंड से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आंसर इसमें गलत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करिएगा, उससे मैच करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या आंसर गलत है या नहीं गलत है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है 4 अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 खोज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हमें करेक्ट वाला एक मैच करना है कि जैसे कैसिनी ह्यूजेंस है, जूनो है, आर्टेमिस है और वेरिटास है। तो आपको पता है कि आर्टेमिस मिशन जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है, जूनो जो है वो बृहस्पति तक है, कैसिनी ह्यूजेंस शनि और उसके वलय को लेकर के है, वहीं वेरिटास वीनस यानी कि शुक्र को लेकर के है, ठीक है। तो वीनस वाला याद रखेंगे, वेरिटास नाम है, और यहां पर आर्टेमिस नाम है मानव अंतरिक्ष उड़ान को लेकर के। तो इस प्रकार 2 का 1 यानी कि बी का 1 होगा, ठीक है, और डी का 3 होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर जो आ रहा है ए आ रहा है, मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ के लिए क्या करें? अगर ये पीडीएफ पाना है आंसर सहित तो क्या करें? तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करना पड़ेगा, नाम है द PYQ, ठीक है। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली कराए जाते हैं। पीईटी का एक बैच चल रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 सूचियाँ, कपड़े का टाइप दिया हुआ है और यहाँ पर उत्पत्ति उसकी दी हुई है। कौन सा किससे मैच करेगा ये बात आपको बतानी है। तो सबसे पहले जटा या क्वायर की बात करते हैं। क्वायर जो होता है वो क्या होता है? जटा या क्वायर। तो जटा किस में होती है? जटा होती है नारियल के पौधे, यानी कि नारियल जो होता है उसमें क्वायर होता है। नारियल का जो छिलका होता है ना बाहर भूरा भूरा सा, जिसको खींच के निकालते हैं तब वो कठोर नारियल निकलता है, उसी को क्वायर बोलते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। आगे बताता हूं, लिनन किससे बनता है? तो सन या अलसी का जो पौधा होता है, ठीक है ना, सन या अलसी का जो पौधा होता है उससे ही लिनन बनता है। इसको फ्लैक्स प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स, ठीक है ना। तो उससे लिनन बनता है। लिनन क्या होता है? एक कपड़ा होता है जो गर्मियों में बहुत बढ़िया ठंडा करता है, ठीक है। फिर आता है आपका मोहायर। मोहायर जो है वो अंगूरा बकरी से बनता है। तो ए का हो जाएगा 2। इस प्रकार ऑप्शन तो हमें यही मिल गया, ठीक है। लेकिन सी का होगा 4, ये भी देख लेंगे। मोहायर जो है अंगूरा बकरी का, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख। तो मैंने देखा है कि बीपीएससी में कपड़े से रिलेटेड, जूते से रिलेटेड, बेल्ट से रिलेटेड, बैग से रिलेटेड, हेयर कट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं इसी पेपर में आपको एक और प्रश्न दिखा रहा हूं। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखिए, अवेयर रहिए। बीपीएससी के पेपर बड़े स्टैंडर्ड सेट होते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं सबके पेपर में, बट यूपी पीसीएस से स्टैंडर्ड पेपर सेट करता है बीपीएससी। मेरा ये जानना है यूपी पीसीएस
टफ पेपर तो सेट करता है, लेकिन क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है उसमें या तो गलती होती है, या तो कन्फ्यूज़न होता है, या फिर आंसर की उसकी प्रॉपरली जारी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में कम से कम इस मामले में पारदर्शिता है कि पेपर वो शुचिता के साथ कराने की कोशिश करते हैं और आंसर की प्रॉपरली जारी करते हैं। ठीक है, अगर यूपीपीसीएस को यूपीएससी को फॉलो करना है तो कम से कम आंसर की में जो है एक यथार्थता, एक सटीकता और एक पारदर्शिता आ जानी चाहिए। उसकी तो उसमें कोई मतलब बहाना नहीं करना चाहिए। अगला पूछा हुआ है, टेनियोसिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है, टेनियासिस जो है वो आंतों का संक्रमण होता है जो कि टेपवर्म के कारण होता है। बस इतना याद कर लो कि टेपवर्म के कारण होता है। ठीक है, और जब मस्तिष्क में शिस्ट विकसित होता है तो इसको न्यूरोसिस्टिक सोसिस कहते हैं, जिसका नाम है एनसीसी। ठीक है, न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर मस्तिष्क में कोई सिस्ट विकसित होता है तो उसको न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहते हैं। और इस प्रकार ए और 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, तो इसको भी मैच कर लीजिएगा, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कुछ कंप्यूटर की भाषाएं यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ। तो इन पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर दिया है कोबरा, पाइथन। तो पाइथन तो है, सभी को पता है। स्क्विरल, जावा, तो जावा भी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोबरा भी एक लैंग्वेज है और साथ ही स्क्विरल भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दोनों भी लैंग्वेज है, यानी कि 4 का चारों ही आपकी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो याद रख लीजिए, कहीं भी एग्जामिनेशन में अगर दिखाई दे तो कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा ये चारों कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला चैट जीपीटी, तो क्या नाम है? चैट जीपीटी। तो पूछा है कि जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैंने देखा है कि एब्रीवेशन से यानी कि किसी चीज़ के संक्षिप्त रूप को एक्सप्लेन करने के लिए भी हर बार बीपीएससी से एक प्रश्न आ रहा है। पिछले 69वीं बीपीएससी से ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। 69वीं में देखा, 70वीं में देखा, 70वीं के री एग्ज़ाम में देखा और 71वीं में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका 4 ऑप्शन है। इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव, नोट डाउन करिएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है। तो अच्छा, ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि जीभ के हर एक हिस्से में हर एक डिफरेंट स्वाद मतलब टेस्ट आता है। तो वो किस कारण आता है? टेस्ट बड्स के कारण आता है। ठीक है, जैसे दांतों के किनारे वाले हिस्से में यानी कि जीभ के किनारे वाला जो हिस्सा है, जीभ के जो किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होता है? खट्टे का अनुभव होता है। अच्छा सर, कैसे बताया खट्टे का अनुभव होता है? ये ऐसे बताया दोस्तों कि आपको पता है कि दांत कोट हो जाना या दांत खट्टा हो जाना एक मुहावरा भी है। ठीक है, और दूसरा अपना हो भी जाता है। अगर आप ज़्यादा आंवला या खट्टी चीज़ें खा लें तो दांत से फिर रोटी इत्यादि खाने में दिक्कत होती है, यानी कि वो दांत के किनारे वाले हिस्से में खट्टे का अनुभव करता है। इसी प्रकार 2022 के दौरान एक नया टेस्ट खोजा गया जिसका नाम था उमामी। ठीक है, तो ये प्रश्न बेसिकली उमामी पे ही फंसाने के लिए पूछा हुआ है। तो एक हो गया उमामी, ठीक है, एक हो गया खट्टा, एक हो गया मीठा, एक हो गया कड़वा, ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पर नमकीन। ठीक है, लेकिन मसालेदार जिसको स्पाइसी बोलेंगे, ठीक है, और तीखा जिसको पंजेंट बोलेंगे। ये कड़वा जो होता है ये सही है, ये बिटर है। ठीक है, लेकिन ये तीखा जो है वो पंजेंट है। तो ये दोनों स्मेल्स जो है नहीं होती है, यानी कि 4 और 7 कहता है कौन सा नहीं है। तो 4 और 7 ये कोई जीभ पर टेस्ट नहीं होता है। एक बार बता भी दे रहा हूँ कि किस हिस्से से जीभ के कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले एक जीभ बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे आगे है ये मीठा देता है। क्या देता है? मीठा। ठीक, और इसके बगल बगल में यहाँ पर देता है सॉल्टी। ठीक है, ये बीच का हिस्सा देता है उमामी, मैं यू से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा देता है आपका खट्टा यानी कि सॉर। ठीक है,
ये पीछे का हिस्सा देता है बिटर। ठीक, तो इस प्रकार आपने 4 देख लिया आराम से कि यहाँ पर 4 टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 5 टेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से जोड़े में कौन सही सुमेलित है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहला लिखा है एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया, खाने का विकार। तो आपको बता दूं इंसोम्निया जो है वो नींद संबंधी विकार होता है। डिस्पनिया और एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो यहाँ पर 1 और 2 तो आपस में गलत हो गए। अब हम लोग का बचता है 3 और 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप इसको 3 और 4 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एनोस्मिया जो होता है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि को कहते हैं, और डिस्पनिया जो होता है उसको सांस की तकलीफ से होने वाली बीमारी कही जाती है। तो केवल एक मालूम होने से, इंसोम्निया मालूम होने से आपका चारों प्रश्न मतलब आराम से सॉल्व हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ठीक है, आपने पल्सर तारे के बारे में सुना होगा। तो ये जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि मूविंग न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, मूविंग न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिसको बोलते हैं LGD, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या प्रश्न क्या पूछा है, क्या बीज के रूप में क्या मतलब है। तो लैब ग्रोन डायमंड जो होता है, ठीक है, इसके लिए किसको एज ए बीज प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को लेते हैं, ग्रेफाइट को लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट किया, वैसा ही टेम्परेचर और प्रेशर देने की कोशिश करते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में पृथ्वी के नीचे दब करके फॉसिल्स के अंदर कोई भी पेड़ पौधा पाता है। उस तरह का जब टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और क्या बनता है, तो बनता है LGD लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो जब भी इसकी बात आती है तो इसका आंसर हो जाता है केवलर। ठीक है, केवलर एक ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी पहले खोजा गया था। आपको ईयर बताऊं तो ये 70s में यानी कि 1965 में खोजा गया था। ठीक ना, और इसको खोजने वाले जो थे वो स्टेफेनाइन कॉलेक थे। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख सकते हैं, कॉलेक करके कोई एक व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने केवलर खोजा था, तो इसी से बुलेट प्रूफ जैकेट वाला फाइबर बनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है HMX। ठीक है, तो HMX का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एक फिर से एब्रीवेशन पूछा है, मैंने कहा था एब्रीवेशन या संक्षिप्त रूप जो है BPSC का एक फेवरेट पोर्शन है, वहाँ पे ये जानकारी पूछती है कि आप अपने आसपास से कितने अवेयर हो। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, ये HMX का फुल फॉर्म है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, केवल ऑप्शन 1 ही करेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, फिर एक नाम पूछता है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ह्यूमनॉइड रोबोट को आप देखोगे तो वाइट कलर का और ब्लू कलर का ये जो है रोबोट मिलेगा। थोड़ा मोटा हो गया मेरा रोबोट, यहाँ पर लिखा होगा टेस्ला। ठीक है, ये इसका नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि मैनहट्टन परियोजना। तो मैनहट्टन परियोजना ये प्रश्न क्यों पूछा गया BPSC में। ठीक है, तो BPSC वाले भी क्या देखते हैं, BPSC वाले भी मूवी देखते हैं। क्या देखते हैं? मूवी देखते हैं। मतलब जो पेपर सेटर है वो मूवी देख रहा है। तो मूवी देख के सर कैसे आप कह सकते हैं, देखिए भाई साहब कि एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम क्या है, ओपेनहाइमर। ठीक है ना, ओपेनहाइमर में जो व्यक्ति ओपेनहाइमर हैं, ठीक है, उनको लेकर के अमेरिका वाले एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, इसका नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहाँ पर एक नया शहर विकसित किया जाता है और उस नए शहर में एक पहले परमाणु हथियार के उत्पादन के लिए जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम की बात की जाती है। तो मैनहट्टन परियोजना वही है, तो वहीं से ये प्रश्न पूछा हुआ है, ओपेनहाइमर से प्रभावित है। उसमें ये बताता भी है कि ओपेनहाइमर में कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऐसा कब होता है? तो स्थिति देख लेते हैं कब ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण लेते हैं, ऐसे बनता है, इस साइड में शेड कर देंगे। तो ये बन गया अवतल दर्पण। एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाएगी। यहाँ पर बनाएंगे फोकस, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र, और यहाँ बनाएंगे फोकस। अब क्या करेंगे, किसी वस्तु को फोकस पर रख, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइट रेज ऐसे गुजरेगी, एक लाइट रेज ऐसे गुजरेगी, ठीक है, गुजरी। अब ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ जाएगी, और ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, और यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ रख रहे थे, तो वस्तु रख रहे थे वक्रता के केंद्र पर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बस ऐसे फोटो बन जाएगा, ठीक है। अगला कुछ प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही है, यही है ही, फोटो इलेक्ट्रिक नाम है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत को प्रकाश में नहीं, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अगला है यहाँ पर कि विलयन अथवा विलायक के प्रति इकाई आयतन। तो पहले समझ लेते हैं विलयन क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, पानी ले लिया है, ठीक है, पानी। तो ये क्या है, पानी क्या है, इसको बोलेंगे विलेय, ठीक है, या सॉल्यूट। अब इसमें क्या करते हैं, एक स्पून जो है नमक मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, नमक मिला देते हैं, ठीक है, सॉरी सॉल्यूट नहीं, विलेय ये है सॉल्यूट, और ये है विलायक सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें नमक को मिला दिया, नमक इसमें ऐसे ऐसे घुल गया, ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि विलयन क्या होता है। अब ये दोनों का जो नमक पानी बना, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, समझ में आ गया, या विलयन। अभी बस एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी प्रश्न पूछेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि विलयन अथवा विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो फोकस इस पे करो, विलेय की मात्रा को पूछा है, किसमें, विलयन में। तो सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि विलयन में या विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो यानी कि पानी में कितना नमक पड़ा है, इससे क्या चीज बताई जाएगी, इससे बताई जाएगी विलायक की सांद्रता नहीं बताई जाएगी, विलयन की सांद्रता बताई जाएगी, ठीक है ना। यही ना मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए शरबत बना, नमक डाल करके शरबत बना, ठीक, तो आप कहोगे कि नमक कम लग रहा है, यानी कि सांद्रता कम है, नमक और बढ़ा दिया, सांद्रता अधिक हो गई। यानी कि जो भी विलायक है या विलयन है, उसमें कितना विलेय डाल रहे हो प्रति आयतन के हिसाब से या उसके द्रव्यमान के हिसाब से, वही चीज़ जो है सांद्रता बताती है विलयन की। तो बस यही प्रश्न पूछा हुआ था, इसमें झूठी में जो है लोग परेशान हो रहे थे। तो एकदम आसान सा है कि जो विलेय है उसको कितना मिला दोगे विलायक में, विलायक के अंदर जिसमें घोला जाता है, ठीक, वही विलयन बनेगा। तो विलयन में कितना विलायक मिला है, विलेय मिला है, यही पूछ रहा है प्रश्न आपसे। चलिए 18वां प्रश्न, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। जो कोविड वैक्सीन थी, इनके बारे में पूछा है कि ये कैसे आपका प्रतिरक्षी क्रियाओं को वो करते हैं। तो यहाँ पर जीवित छीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश कराया जाता है, यही फंडा है, ठीक है ना। जीवित छीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा करके इस प्रकार किया जाता है, ठीक। बाकी इसमें से कोई नहीं है, C-D-B कुछ भी जो है सही नहीं है। बस ये जानिए SARS-CoV-2 वायरस का जो जीवित छीण है, यानी कि जो उसके टेंटिकल्स निकले होते हैं, तो उसी को प्रवेश कराते हैं, और सेम टेंटिकल्स देख के बॉडी जो है अपने आप को उसके प्रति तैयार कर लेती है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक पूछा हुआ है, यानी कि बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। तो यहाँ पर जब नमकीन पानी बना देंगे, ठीक है, तो ये जो है
बढ़िया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला काम करने लगेगा। तो ये तो नहीं होगा कुचालक, ये सुचालक है। ठीक। संतरे के रस में क्या है, इसमें भी आयंस पाए जाएंगे और पानी है ही। नींबू के रस में भी सेम वही है। तो इसमें से कोई नहीं, कोई भी कुचालक नहीं है, सारे के सारे सुचालक हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वो तो कंप्लीटली आयोनाइज भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये लेकर के आया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ओके। अगला है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं चंद्रमा की सतह से के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा। कि अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं M1 M2, दो यहाँ पर मासेस कह रहा है कि यहाँ पर मून का एक सरफेस है, ये दोनों यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गिर रही हैं, तो क्या होगा। त्वरण अलग अलग होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, या समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो F बराबर M में होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो M1 M2 डिफरेंट है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि बल का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जड़त्व में परिवर्तन होगा, तो उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि वो मास चाहे जो है, अगर वो गिर रही हैं तो जो उनका इंस्टेंट वेलोसिटी है कहीं पर, वो मेरे अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। ठीक है। और आपको पता है कि त्वरण अलग अलग नहीं होगा, चूँकि मास डिफरेंट है, तो गिरने पर त्वरण जो है वो कह रहा है कि क्या होगा, अलग अलग त्वरण। अच्छा, अलग अलग त्वरण नहीं होगा, वो तो सेम जी के अंतर्गत या ए के अंतर्गत गिरेंगे, तो अलग अलग त्वरण नहीं होगा, ये गलत है। जड़त्व में परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई कोई भी हम लोग वायरस का जो संशोधित संस्करण है भिन्न वायरस के साथ रख देते हैं, यानी कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है। तो नई परत जुड़ती है आपके समुद्र तल के फैलाव से, यानी कि सी स्प्रेडिंग थ्योरी। तो जब आप सी स्प्रेडिंग थ्योरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानोगे कि होता क्या है सी स्प्रेडिंग थ्योरी, कि सी की जो है समुद्र का जो तल है वो स्प्रेड कर रहा है, तो जब वो फैलेगा, स्प्रेड करेगा, तो नई परतें जुड़ती हैं, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि mRNA के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो mRNA मतलब होता है यहाँ पर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और M मतलब होता है मैसेंजर। जबकि 2024 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो माइक्रो RNA के लिए मिला है, माइक्रो RNA के लिए मिला है, ठीक है। अगला, AC करंट को कैसे उत्पन्न करेंगे। तो AC करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अब डायनेमो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें साइंस का लेक्चर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बस ये याद रख लीजिए कि AC करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व को J से दिखाते हैं। J बराबर होता है कि प्रति स्क्वायर मीटर में कितनी करंट जा रही है, ठीक है। तो ये जो J होता है ये एक सदिश राशि, सॉरी एक को कहा मैंने, ऐसे दिखा दिया, ठीक है, एक सदिश राशि है। तो धारा घनत्व या यहाँ पर करंट डेंसिटी एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री की दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो आणविक लक्ष्य के आधार पर यह सबसे अधिक उपयोगी होगा। कैसे होगा ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल केमिस्ट्री है, यानी कि मेडिसिन बना रहे हैं, तो कई तरह से वर्गीकरण उसका कर रहे हैं कि औषधीय प्रभाव पड़े, रासायनिक संरचना या आणविक लक्ष्य। तो आणविक यानी कि अणु के स्तर पर, सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर लक्ष्य भेदने की क्षमता उसमें डाली जा रही है किसी मेडिकल केमिस्ट्री में, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। तो आणविक लक्ष्य इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। उत्प्रेरक वर्धक तो नहीं धीमा करेगा, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि सब में उत्प्रेरक की बात कर रहा है, यानी कि उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो चाहे उत्प्रेरक वर्धक हो ये भी बढ़ाएगा,
समांगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं एक ऐसा होगा जो कि धीमा नहीं करेगा। ठीक है, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो आगत और निर्गत तंत्रिकाओं को हम लोग इनपुट और आउटपुट नर्व बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनपुट एंड आउटपुट नर्व। कहाँ मिलती हैं जाकर के? तो ये सीएनएस में मिलती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाकर के मिलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि शिप रेक टूरिज्म की बात करता है, क्या है ये? तो ये शिप रेक, रेक मतलब होता है क्षतिग्रस्त। तो जो शिप जो है क्षतिग्रस्त होकर के पानी के नीचे कभी चली जा चुकी है, यानी कि मान लीजिए पानी है, बहुत साल पहले इसमें कोई शिप गुजर रही थी या जा रही थी, ठीक है, और ये शिप अभी वर्तमान में जा कर के नीचे कहीं क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है ज़मीन के तट पर। ठीक है, तो इसको जो है कह रहा है कि इसके संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो शिपरेक टूरिज्म क्या है कि भाई नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो टूरिज्म है, और वहाँ पर बहुत सारी जहाज़ों के मलबे भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है तो टूरिज्म का एक पार्ट बनता है सॉरी। तो यहाँ पर 3 रीफ मतलब सुंची रीफ, एमपी शॉल और गांडे द्वीप के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि ये कहाँ पर है? तो ये गोवा तट के बाहर है। सर्च कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे आपको जलीय जीव दिखाई देंगे, कोरल्स दिखाई देंगे, इत्यादि चीज़ें दिखाई देंगी। और ये सुंची रीफ, एमी शॉल और गांडे द्वीप कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है, गोवा तट पर आता है। G20 के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 क्या है? एक संस्था है 19 बड़ी इकोनॉमी और एक यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन की। ठीक है, तो ये जो है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% रखती है, और वैश्विक व्यापार का ये लगभग 50% नहीं रखती है, और वैश्विक आबादी का 2/3 है। तो बिल्कुल 1 और 3 सही है कि G20 जो है वो यहाँ पर वैश्विक आबादी का 2/3 जनसंख्या रखती है। जीडीपी की लगभग यहाँ पर 85% जो है जीडीपी G20 के पास है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको मैच कर लेंगे। अगला है रूस का एक वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो वैगनर एक समूह था जो रशिया में, अगर आपने रशिया यूक्रेन युद्ध देखा होगा तो एक बीच वो रशिया की ओर ही आने लगा था। ठीक है, और उसकी बहुत जगह जो है सहायता करने के लिए, जैसे अफगानिस्तान में भी उसने सहायता की। एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप समझ लीजिए। खड़ा करने वाला कौन था इसको? तो इसको शुरुआत जो है रशिया ने ही की थी, और इसमें इन चारों में कोई भी व्यक्ति का नाम वो नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि एक तरह से डिलीटेड क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 34वां प्रश्न कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? WEF का। तो WEF का मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये भी करंट की न्यूज़ थी जहां से प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जब इनकी डेथ हुई। तो फिर आता है गुजरात में आयोजित हुआ है डेफ एक्सपो। तो नाम देख करके पता चल रहा होगा डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड है। तो इसका पूछा है कि विषय क्या था? तो जो इसका विषय था डेफ एक्सपो 2022 का, वो था पाथ टू प्राइड, यानी कि गौरव का मार्ग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है थांगड्युक महोत्सव, 3 दिवसीय उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। बेसिकली इनका न्यू ईयर है एक तरह सा, थांगड्युक महोत्सव। ठीक है, 3 दिवसीय महोत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। फिर व्हाइट हाउस के संबंध में कुछ बात लिखता है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो देखिए बिल्कुल सही लिखा है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, लेकिन ये 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, बिल्कुल सही है। और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी सही है। जॉन एडम्स यहाँ पर सबसे पहले आए थे और अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यानी कि 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1600 पेंसिल्वेनिया में, 1600 पेंसिल्वेनिया में ये स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि हर घर जो वो सौर ऊर्जा लग रही है, ठीक है, 1 करोड़ छतों पर लगेगी, वो PM सूर्य घर के तहत उसी का जो है एक
बिलिंग तंत्र है जो कि सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो उसको नेट मीटरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कलर से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है, समझेंगे यहाँ कि जो टील कलर होता है, टील कलर ये कैसा होता है? तो ये ग्रीनिश ब्लू होता है, ग्रीनिश ब्लू। कई बार सूट वूट खरीदने आप लोग गए होंगे, ठीक है, तो उसमें टील कलर का कभी कभी सूट पसंद आता है लोगों को, ठीक है, कोई कोई पैंट वैंट में मिलती है टील कलर की। तो ये होता है जब ग्रीन में ब्लू मिलाओगे और वाइट मिला दोगे तो टील बनेगा। मैजेंटा क्या होता है? लाल और नीला मैजेंटा होता है। सियान क्या होता है? ग्रीन में ब्लू मिलाओगे तो सियान बनेगा, उसमें वाइट मिला दोगे तो टील बन जाएगा। और मोव कलर होता है लाल, नीला और सफ़ेद, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन बनता है यहाँ से, ए का 2, बी का 3, तो आई थिंक यही ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आ रहा है यहाँ पर कि गहरे समुद्र में डूबने वाला पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो पिछले वर्ष जो है टाइटन नाम की एक पनडुब्बी गई थी जिसमें बेटा और बाप बैठे हुए थे। छोटी सी ऐसे गोलाकार टाइप की पनडुब्बी थी, ठीक है। गई वहाँ पर इतना हाई प्रेशर था वाटर का, जब वो नीचे जाती है 400-500 मीटर, तो ये जो है बस्ट कर जाती है, ठीक है। टाइटन नाम था। अब देखिए ये क्या है, फैशन सामग्री, जूते से संबंधित, टोपी से संबंधित एक विवरण पूछ दिया है। तो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं बीपीएससी में, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें पता है, जैसे एविएटर लोगों को पता है, तो एविएटर होता है धूप का चश्मा। कौन वाला चश्मा? तो जो सिंघम में पहनता है ऐसा वाला, एक सेकंड कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसा वाला जो चश्मा आता है, ठीक है, हुड़ दबंग टाइप का, मतलब सिंघम वाला चश्मा, ये एविएटर होता है, धूप का चश्मा बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर, एक चिग्नोन लिखा हुआ है, एक ब्रॉग लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है स्टिलेटोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेंगे ब्रॉग पर। ब्रॉग जो है पुरुषों का एक प्रकार का जूता होता है, इसको बोलते हैं ब्रॉग, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर चिग्नोन। चिग्नोन जो है ये महिलाओं का जूड़ा बनाया जाता है। जूड़ा कैसे बनता है? तो अब जूड़ा ही बनाना बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाल है, ठीक है ना, क्या करते हैं कि आधा आधा बाल लेते हैं, आधे बाल को ऐसे गोल कर लेंगे, ठीक है, और इधर से बाल ले आके उसी में फंसा लेंगे, मतलब आधे बाल को, और फिर आधे बाल को फिर से गोल कर लेंगे और इधर से 2 बाल निकाल कर इसमें फंसा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बनता है चिग्नोन, ठीक है ना। तो चिग्नोन जो है एक प्रकार का केस विन्यास हो गया। और अब ऑप्शन मिल जाना चाहिए, देख लेते हैं। सी का 2, ई का 1, आइए देखते हैं, सी का 2, ई का 1, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, एक और ऑप्शन मैच करना है। और ई का 1 हो गया, डी का 5, डी का 5, तो यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, ए का 3 मतलब टोपी को बोलते हैं बेरेट। बेरेट जो होती है टोपी होती है। कैसी टोपी होती है ये भी बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा सेना में ऐसी टोपी लगाई जाती है, ऐसी, मतलब रुको रुको फिर से बनाता हूँ, ऐसी वाली टोपी नहीं चलती है, लोग लगाए रहते हैं ऐसे, यहाँ पे झंडा बंडा ऐसे लगा रहता है, ये बेरेट टोपी होती है, ठीक है ना। और महिलाओं का जूता जो होता है उसको बोलते हैं स्टिलेटोज, स्टिलेटोज, ठीक है। तो ये सब फालतू चीज़ें भी खूब पूछती है, लेकिन प्रश्न अच्छा है, मैं तो इसकी बड़ाई करता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें पूछ लीजिए, आप गलती मत दीजिए, बेवजह का पैसा लेने का एक तरीका मत बनाइए, ठीक है। और देखो यार, ये जो हमारा राष्ट्र है वो बहुत पहले से ही विश्वगुरु है, ठीक है। और मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार ठीक काम कर रही है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपको भी इंसाफ करना चाहिए, शिक्षकों को भी इंसाफ करना चाहिए, हमारे देश के अधिकारियों को भी इंसाफ करना चाहिए, और नेताओं को भी इंसाफ करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई मिलावट अच्छी नहीं लगती। चलिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो उन्होंने तात्कालिक समय में अपना साक्षात्कार एथेंस में दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ खेल है और संबंधित जोड़े हैं, जैसे फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन को लिखा हुआ है, वीनस रोज वाटर डिश विम्बल्डन को लिखा हुआ है, रोलैंड गारोस यूएस ओपन को लिखा हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में डाफने आर्खुस्ट मेमोरियल कप लिखा हुआ है। कप का नाम है ये, ठीक है। तो रोलैंड गारोस जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। बचता क्या है?
2 और 4, तो 2 और 4 को आप करेक्ट करेंगे और आगे चले जाएंगे। नाम पढ़ लीजिए। नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वाला जो है वो डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप बोला जाता है, और ये जो कप है उसी का नाम है अकुस्ट मेमोरियल कप। फिर है वीनस रोज वाटर डिश, ये विंबलडन ट्रॉफी महिला वाले को बोला जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गृह मंत्रालय ने 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI जो है उस कार्य को पूरा किया। तो टोटल 576 भाषाओं के साथ जो है फील्ड वीडियोग्राफी हुई और इतनी भाषाओं को दर्जा दिया गया MITS के अंतर्गत। फिर कहता है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC, ठीक है, का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट लेवल। तो ये जो कमेटी बनती है स्टेट लेवल कंजर्वेशन वल्चर, स्टेट लेवल कमेटी ऑन वल्चर कंजर्वेशन, वो तमिलनाडु में बनी हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसको मनोरिया एमिस कहा जाता है, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हैं ये। उसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में ये छोड़े गए थे। ठीक है, तो प्रश्न बहुत पर्टिकुलर कछुए के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि जरूर न्यूज़ में रहे होंगे। ठीक है, तो 69 BPSC में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आंसर हो जाएगा नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ऐसा किया है USA ने। USA ने कहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, और भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम है रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा है। किस ग्रेड से? तो ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि जो भी उन्हें करना है कमर्शियल एजुकेशन एक तरह से, ठीक है, उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है क्लास 6। ठीक है, 50वां प्रश्न भी हमने कर लिया है। 51वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसको ECTA कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अभी हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से ऑस्ट्रेलिया के साथ ETCA किया है, जबकि यह प्रश्न 2022 का तब किया था। अगला प्रश्न है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों में सरल और आसानी में समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? नाम है सहज भाषा अधिनियम। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोल देंगे प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, तो कहीं कहीं PLA भी दे सकता है, प्लेन लैंग्वेज एक्ट, तो याद रखेंगे प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, तो ये हुआ है आपके न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, वहाँ पर सहज भाषा अधिनियम पारित हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है, टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है, कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये पहले पादप परागकण थे और ये पाए गए हैं आपके रूस में, ना भारत ना ग्रीस, ये पाए गए हैं रूस में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा या लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित था लिस्बन डिक्लेरेशन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो उस हिसाब से तो घोड़ा नहीं पता था, हालांकि सुतका इंडोर में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर वही लगाएंगे क्योंकि ये माना जाता है कि आर्यों के साथ घोड़ा आया, तो घोड़ा नहीं पता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला। ठीक है, तो आप सभी को लगभग पता होगा
कि इंडिया गेट कोई भी धरोहर स्थल नहीं है, वो तो बाद में बनी हुई इमारत है। ठीक है, तो ये कोई धरोहर स्थल नहीं है इंडिया गेट। बाकी लाल किला और कुतुब मीनार है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बाइंडिंग नहीं है, यानी कि नॉन बाइंडिंग है नेचर में, लेकिन राज्य को चाहिए कि वो अपने नागरिकों को जो है इस तरह की चीज़ें प्रदान करें। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि डीपीएसपी प्रदान करनी है या नहीं करनी है। अगला है, सिक्किम भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? 1975 में पूरी तरह से सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हो गया। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो यहाँ पर पाउंड स्टेरलिंग शायद सबसे महंगी मुद्राओं में आता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं था, तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। 61वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। 61वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का नाम आपने सुना होगा, तो किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि स्तूपा, चैत्य या विहारा, जिसको स्तूप, चैत्य, विहार कहते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार 61 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई को सुजनी कहते हैं। ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन या बिहार का कह लीजिए हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता ही है कि पाल वंश के शासकों ने बनवाया था, कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, 63 में कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछता है, तो टोटल 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे दिया। क्या क्या दिया? पहला दिया कि बांका जिले में स्थित था, तो बिल्कुल सही है, जो बिहार का बांका जिला है वहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है धर्मपाल के द्वारा बनाई गई थी, ये स्थित थी। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। ठीक है ना, तो गलत पूछा है, तो ये कहाँ, बांका जिले में नहीं है। गोपाल ने भी नहीं कराई थी, ये तो धर्मपाल ने कराई थी। ठीक, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फूला, तो बिल्कुल सही है, जो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय है वो यहाँ फूला। उसके अतिरिक्त खगोल विज्ञान, तर्क, कानून, व्याकरण, दर्शन सब यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो गलत कौन सा हो गया? ए और 1 और 2 जो है यहाँ पर गलत आंसर्स हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, मैंने गलत बता दिया था कि बांका में है, एक सेकंड, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भागलपुर में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64वां प्रश्न हम लोग को देखना है। 64वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है कि भारत में बाबर के आगमन का क्या क्या कारण है। ठीक है ना, अच्छा, आगमन के कारण क्या क्या हुआ, और इसमें सही स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला देता है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ठीक है, दूसरा देता है क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा देता है कि प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय जो है वो तो सल्तनत काल से ही हो गया है। बारूद भी भारत वालों को पहले से पता है। ठीक है, और फिर युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो सही है, तुगलमा पद्धति, और उनके पास जो है ना तोप मारने वाले तोपची हुआ करते थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 और 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि जो तोप की शुरुआत होती है, ठीक है ना, वो बाबर के टाइम से ही होती है। उसके साथ ही तैमूरिद राजवंश की स्थापना इसी से होती है। ठीक है ना, तो माता के साइड से ये तैमूर था और पिता के साइड से फिर ये चंगेज़ खान का वंशज था, तो था ये काफ़ी अंदर से तो शक्त था ही। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार किसको कहा जाता है? मुगल काल में। ठीक है, तो मुगल काल में जिस रास्ते लोग मक्का जाते थे उसे मक्का का द्वार कहते थे, सूरत होते हुए जाते थे, तो इसे मक्का का द्वार या बाबुल मक्का कहते हैं। अगला है अष्टप्रधान किसके शासन में था? तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे। अगर यही प्रश्न पूछा होता कि अष्टदिग्गज
तो आप लगा देते चोल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न है यहाँ आपके सामने पूछा हुआ है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बाग, एलोरा, अजंता और बादामी। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अजंता में जो है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। आपने देखा होगा एक गौतम बुद्ध का क्या बोलते हैं पिक्चर है, जिसमें उन्होंने ऐसे हाथ में कमल इत्यादि वाला कोई फूल पकड़ रखा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ऐसे नीचे आंख करके देख रहे हैं, मतलब आंख नीचे है, मेरे से नहीं बनेगा वो उस तरह का। ठीक है, तो यही बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है। ओके, चलिए अगला चलते हैं। कहता है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, सही है। हर्ष के काल में आया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हर्ष के काल में वेन सॉन्ग नामक व्यक्ति आया था। ठीक है, फिर आता है वेन सॉन्ग एक चीनी भिक्षु थे, सही है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ये तो कोई भी सही मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, यानी कि 68 का आंसर डी हो जाएगा। अगला आता है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। चरक चिकित्सा से संबंधित थे, ठीक है ना। वरामिहिर कह सकते हैं कि हम लोग ज्योतिषाचार्य थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, विशाख दत्त नाटककार थे। तो डी का 3, बी का 1 ऑप्शन, उस हिसाब से यहाँ पर 1 हम लोग का करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग का। 17वां प्रश्न है कि भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत कौन करता है। तो बलबन, सिजदा, पाबोस और नौरोज। सिजदा, पाबोस और नौरोज। ठीक है, ये त्यौहार सिजदा पाबोस क्या है? एक तो हाथ चूमना, जो भी मेन किंग है उसका, ठीक है ना। एक कि उसका पैर चूमना, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के बैठ करके। और नौरोज त्यौहार की शुरुआत भी यही किया था बलबन। 71वां प्रश्न देखते हैं कि नाथपंथी जो है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है और उन्होंने सिद्धों और योगियों मतलब नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी भारत के किस क्षेत्र में जो है भक्ति धर्म लाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ये लोग उत्तर भारत में नाथपंथी थे और इन्होंने वहीं पर भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। वुड डिस्पैच 1954 में आता है। वुड्स का मैग्ना कार्टा है वुड्स का डिस्पैच। तो कुछ यहाँ पर बातें दी गई हैं। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी की सिफारिश किया था, ठीक है, पहला, ठीक है ना। दूसरा कहता है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो महिला शिक्षा पर दिया था। और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो वुड ने दोनों ही काम किया था, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ। तो काफ़ी पर्टिकुलर बिहार का प्रश्न है। तो कार्नाट वंश था एक, उसके शासनकाल में मैथिली भाषा का जो है विकास हुआ। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न 74वां, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले राजगृह जो है यहाँ मगध की राजधानी बनी थी आपके हर्यंक वंश के समय में। फिर उदयन आते हैं, उदयन बनाते हैं सबसे पहले पाटलिपुत्र को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कहता है कि लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसको गैगिंग अधिनियम कहते हैं, सही है। गैगिंग मतलब होता है किसी की आवाज को दबा देना, ठीक। अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो मुझे लगता है तीनों ही आंसर इसके बिल्कुल ही करेक्ट है और इस प्रकार 75 का डी आंसर करेक्ट होगा। लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट रिपन लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पर मेयो का नाम दे रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इसने प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया था, ऐसा नहीं दिया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, जी नहीं। ये प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो देखिए जो मेयो का काम था वो बेसिकली जो है मेयो के बारे में ही सब कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि अगर मोर देन वन होगा तो चारों ही स्टेटमेंट
जो इसमें महसूस हो रहा है कि मुझे लगा कि पहले असमानताओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन किया था, मयो ने अच्छे काम किए थे और विभाजित भी किया था, मतलब प्रांत और केंद्र में वित्त। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट अगर इसमें ऑप्शन होगा तो करेक्ट होने चाहिए। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए कि लार्ड में 1870 के संदर्भ में 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम यहाँ पर उठा था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों ही काम जो है मयो कर रहा था। अगला स्टेटमेंट, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया था, मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार। किसके द्वारा ये नीतिसार बुक लिखी गई है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, क्योंकि किसी अन्य आगामी परीक्षा में लाइक यूपी पीसीएस में, ठीक है, या फिर बीपीएससी के नेक्स्ट परीक्षा में भी लाइक 71st बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना बनती है इस तरह के प्रश्नों की। तो नीतिसार कामंदक ने लिखी थी। फुतहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई, प्रश्न अगला यहाँ पर है। तो ये लिखी गई आपकी ईश्वर दास नागर के द्वारा। तो फुतहात आलमगिरी पुस्तक ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। ये भी काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि नाम कुछ और है, लिखा किसी और ने, ठीक है ना, तो याद रखेंगे और सही है ये उत्तर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका के शासक है मेघवर्मन, उन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति ली और इस अनुमति के अंतर्गत उन्होंने किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो इन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक है, अगला है, बिहार कब पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है। तो ये अलग होता है 1912 में, जहाँ पर बंगाल और उड़ीसा को, मतलब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखने चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न कहता है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, विक्टोरिया झील तीसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ठीक है, दूसरा कहता है ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो ये तो सही है। इसकी सीमा 4 देशों से लगती है। तो मुझे लगता है यूकेटी से लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया से। तो रवांडा से नहीं लगती है, तो तीसरा हो जाएगा गलत। ठीक है, और चौथा कहता है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये भी सही है कि नील नदी यहाँ से निकलती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी पूछता है कि ये तो करेक्ट ही था, पूछता है कि कौन कौन सा गलत है, स्टेटमेंट पूछता है कौन सा गलत है। तो भाई 3 गलत है और 3 तो कंफर्म गलत है। तो 3 गलत हो गया। तो अच्छा, वही पूछा भी है, तो 3 या 4 हो सकता है, लेकिन 4 तो सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तीसरी सबसे बड़ी झील मीठे पानी की दुनिया की नहीं होगी, ये दूसरी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीट वेव के संबंध में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 82वां प्रश्न यहाँ पर। तो कहता है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाए तो हीट वेव मानेंगे। दूसरा है कि पहाड़ी इलाके का तापमान कम से कम 40 डिग्री या अधिक तक पहुँच जाए तो उसे हीट वेव माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि 40 डिग्री तो मुझे लगता है कि मैदानी इलाके में होना चाहिए, पहाड़ी में तो 40 होना ही नहीं चाहिए, इतना कैसे होगा। पहाड़ी में 30 डिग्री माना जा सकता है। तो ना तो 1 ना तो 2 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ लेंगे कि ये जो है हिली एरियाज में 30 डिग्री और मैदानी एरिया में 40 डिग्री में ऑपरेट होता है। अगला यहाँ पर खोजकर्ता और जन्मस्थान दिया हुआ है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को खोजा, अमेरिका को खोजा, वो किस कंट्री का है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली का यात्री है। ठीक है ना, तो इटली का जन्मस्थान उसका इटली में था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का हो गया और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के हो गए। तो इससे भी आंसर बन सकता है। देखते हैं, ए का 3 और डी का 1 कोई और है तो कोई और नहीं है। ठीक है ना, कोई और नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 83 का 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो अभी अबू धाबी है, करेक्ट है।
दुबई है, सही है। शाहजहां है, सही है। अजमान नहीं पता। उस्मान अल कैन नहीं पता। फुजैरा सही है। रासल खैमा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अजमान और फुजैरा देख लेते हैं बाकी सब में। अजमान फुजैरा, लेकिन कुवैत नहीं है, बहरीन नहीं है, दुबई नहीं है। दुबई है, हाँ दुबई है। फुजैरा, ठीक है ना। शाहजहां इत्यादि नहीं दिया है, तो यही दिया है, यही लग रहा है। ए जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार और देख लीजिए, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन या अल क्वैन, फुजैरा, रासल खैमा, ये सब यूएई के राज्य हैं। 85वां है, सुवर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? तो सुवर्णरेखा नदी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नगरी गांव के पास से निकलती है, और जमशेदपुर जो है, ठीक है, इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है हमारा 86वां प्रश्न की राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कौन कौन सा है? तो वाल्मीकि, ये बिल्कुल बिहार में है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख रहा है? दुधवा, तो दुधवा नहीं है। फिर लिखता है गजनेर, ठीक है, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जो आपका है गजनेर, इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। और फिर कहता है भीम बांध, तो भीम बांध है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 86वें का आंसर हो जाएगा भीम बांध और वाल्मीकि, ये दोनों आपके बिहार में हैं। जबकि जो गजनेर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो गजनेर आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है हम लोग का, गंगटिक डॉल्फिन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? कहता है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जो है स्टेटस दिया गया है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, क्या है? लुप्त प्राय स्टेटस दिया गया है, ठीक है। 87वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न इसमें कहता है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसको प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें लुप्त प्राय की जगह इंडेंजर्ड होगा, संकटग्रस्त, ठीक है। अगला है इको लोकेशन का उपयोग करती है, सही है। जलीय जीव के रूप में मान्यता है, सही है, यानी कि 2, 3, 4 सही है। इस हिसाब से जो गंगटिक डॉल्फिन का हो जाएगा वो 2, 3, 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार चेक करिएगा ये रेड लिस्ट वाला, इसमें मुझे डाउट हो रहा है, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, रुकिए। ये इंग्लिश याद नहीं होता, इंग्लिश हिंदी, इंडेंजर्ड ही लिखा है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड ही मैंने भी लिखा है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, चारों सही है। लुप्त प्राय मतलब होता है इंडेंजर्ड, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, इसको मिटा लीजिएगा, सॉरी। चलिए, ठीक है, इंडेंजर्ड यानी कि चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न आते हैं 88वां प्रश्न का, कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का नाम है नारायणी नदी, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना पाया जाता है आपका जमुई में। जमुई में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया था, याद रखेंगे, गंडक नदी पर त्रिवेणी कैनाल, ठीक। अगला है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं, ठीक। दूसरा कहता है क्योंकि किसी भी समय ये महाद्वीप अटलांटिक के तट में एक साथ संयुक्त है। तो सही कह रहा है कि देखिए घाना जो है वो आपका अफ्रीका का, जो अफ्रीका पोर्शन है उसका साइड वाला तट है, ठीक है। और ब्राज़ील देखोगे तो ब्राज़ील आपका जिस हिसाब से ऐसे फैला हुआ है, तो ब्राज़ील इसमें जाकर के ये जो गड्ढा है, ये वाला गड्ढा, इसमें जाकर के फिट बैठता है, ठीक है। तो ये एक साथ संयुक्त थे, ये भी करेक्ट है, और इसीलिए दोनों में ही जमाव पाए जाते हैं। जैसे इसमें समृद्ध प्लेसर जमाव है और वहाँ पर सोने की शिराएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन भी ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 90 सेकेंड। तो अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, देखते हैं क्या है। चट्टान प्रणालियाँ दी है, जैसे धारवाड़ हो गया, तो धारवाड़ जो है सबसे पुराना, ए का 3 लगा दिए सबसे पहले, ठीक है ना। विंध्यन चट्टान प्रणाली के बारे में दिया है, तो विंध्यन में आपका बलुआ पत्थर वत्थर ज़्यादा पाया जाता है। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि इन दो को करने से हमारा बन भी जाना चाहिए। बाकी टर्शियरी जो है, टर्शियरी मुझे लगता है कि पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास पाई जानी चाहिए। वैसे ए का 3, बी का 4 लगा के देखते हैं इसमें आंसर बन रहा है कि नहीं। तो आंसर बन रहा है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बन रहा है, सी का 1 बन रहा है
और डी का 2 बन रहा है। ठीक है, तो डी का 2 बनेगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण में तृतीयक चट्टानें जो मैंने कहा, और यहाँ पर क्वाटरनरी जो है वो हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 92वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं कितनी है। तो बिंदु और रेखा में अंतर होता है, तो ये टोटल हो जाएगी 179 रेखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से 96 का। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर बिंदु होता तो 181 हो जाता। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि कोसी तल की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो 30 मीटर जो है कोसी की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है, तो आंसर हो जाएगा 30 मीटर। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ लिया है। कौन सा पठार है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और आपका मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटेंगी। तो जो मुझे लगता है आंसर वो होगा बघेलखंड वाला पोर्शन। ठीक है ना, नीचे मतलब यूपी में जो नीचे बघेलखंड पड़ता है, तो बघेलखंड में दो एक दूसरे को काटेंगी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। ठीक है, तो वही जिला जो कि बीच में होगा वो तिब्बत सीमा से नहीं लगेगा। तो अल्मोड़ा नीचे है उत्तराखंड में, ऊपर की ओर उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि पड़ता है, तो अल्मोड़ा नहीं लगा है। अल्नीनो कहाँ प्रवाहित होती है। तो अल्नीनो जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। सबको लगभग इसका आंसर पता होगा। 101वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हो जाते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। फिर है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में, यहाँ पर लिख रहा है कि 1993 में पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है अपने आप में एक बहुत यूनिक और बढ़िया प्रश्न है, कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो यहाँ पर जानना है कि पहले ये जो है मुद्दा ये फर्स्ट जज मामले में नहीं की गई थी। ठीक है ना, ये चीज़ जाननी है कि यहाँ पर फर्स्ट जज मामले में इसको नहीं किया गया था। पीएन भगवती वाला केस जो था वो सेकंड जज मामला था। तो 4 जो है वो गलत हो जाएगा, 4 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और कॉलेजियम से संबंधित कोई भी लॉ संसद क्यों पास करेगी। संसद तो खुद चाहेगी कि हम इस कॉलेजियम से या इस जुडिशरी से ऊपर बैठें, तो ये कभी ऐसा काम नहीं करेगी। तो 2 भी गलत हो गया, बचता है 1 और 3। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगला चलते हैं। 102वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 142वें संविधान संशोधन के संबंध में कुछ दिया हुआ है कि इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। 8 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। ये मुझे गलत लग रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, नीति निषेध तत्वों में 39A, 43A और 47 जोड़ा गया। तो 47 में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो उस हिसाब से 102 का जो आंसर होना चाहिए वो, अच्छा चौथा भी दिया है, राष्ट्रपति का चुनाव आयोग में परामर्श जो है से राज्य विधानसभाओं मंत्रिमंडल के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया। तो ये भी सही होना चाहिए। गलत क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या गलत लग रहा है, एक सेकंड, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 मुझे गलत लग रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पर 2 और 3 विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक बात और है कि देखिए मैं पहले अपने मन से बताता हूँ, फिर मैं आंसर की चेक करता हूँ। मतलब पहले मैंने एक बार किया हुआ पेपर है, अगर डाउट होता है तो मैं आंसर की चेक करता हूँ, उसके बाद ही आंसर बताता हूँ। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आदिम लक्षण के संकेत होनी चाहिए, विशेष संस्कृति होनी चाहिए। ठीक है ना, शर्म भी होनी चाहिए, भौगोलिक अलगाव भी एक कारण हो सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सारा का सारा ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, सारा का सारा ही करेक्ट होना चाहिए। 104वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो अधिकार हमेशा यूएस से देता है। चलिए अब आता है 105वां प्रश्न। 105वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि कितने न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर
107 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया गया। 5वीं अनुसूची आपने देखा होगा, TEARS, स्टेट्स, स्पेशल जो उनको अथॉरिटी मिलती है, ठीक है ना। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अथवा किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो सबसे पहले आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला आता है, यहाँ पर कुछ पार्टियां दी हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है। तो ऐसे देख लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी आई थी आपकी CPIM 1925 में, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी 1925 में, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आई थी 1984 में, एक सेकंड, ठीक है ना, 84 में। तो ये 1925, ये 84 में। तृणमूल कांग्रेस आई है आपका 1998 में, और समाजवादी पार्टी आई है 64 में, ठीक है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी आई है 1964 में, समाजवादी तो 80 के आसपास आई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी मैचिंग होगी इसमें वो आप लोग लगा लीजिएगा। 109वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और इसका उस हिसाब से आंसर जो है देख लेते हैं। A का 3, A का 1 सर, अच्छा इसमें कुछ गलत हो गया मेरा, 109 में फिर से मैच करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आई है 1925 में, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल आई है 1998 में। तो B का 3, D का 2, ठीक है। A ऑप्शन हो जाएगा। A का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो A का 1 का मतलब होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो आई है 1964 में आई है, और 84 में बहुजन आई है। चलिए, कहता है कि किसी अनुच्छेद में अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य में उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त किस आर्टिकल के थ्रू दे सकता है। तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 120 का 1 आर्टिकल ये अलाउ करता है कि कोई सदस्य है वो अपनी मातृभाषा में बोल सके। अगला प्रश्न है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित जो है FER, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन ER, मतलब कि R से रिजर्व हो गया, मुद्रा से इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है ना, करेंसी होना चाहिए। लेकिन चलिए, FER, फॉरेन इकोनॉमी रिजर्व से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं कि विदेशी मुद्रा संपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित किस्तें, ठीक है, इन सब के बारे में बात किया जाए तो ये सब के सब मुझे लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में आ सकते हैं। तो ये D इसका आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति का नियम यहाँ पर दिया है, 4 बात दिया है कि उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि दिए गए उत्पाद में कौन कौन से नियम और कौन कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य को प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। तो सभी का सभी यहाँ पर करेक्ट है। अगला यहाँ प्रश्न दिया हुआ है शिशु मृत्यु दर के संबंध में। शिशु मृत्यु दर जो है वो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना और 1000 पर व्यक्त की जाती है। बिल्कुल सही है। 1950 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी ये पूछ लिया, तो ये टिपिकल है। 189.6 यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो फिर कहता है 2019 में मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये फला के बुलेटिन के अनुसार 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 जो है सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, कि ये फैक्चुअल गलत है और यहाँ पर भी ये फैक्ट भी गलत दे दिया। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, ओके। यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है जबकि 1,000 बच्चों पर। ओके, सिली मिस्टेक। अब ये फैक्ट तो किसको याद होगा, ठीक है, बहुत चुनिंदा लोगों को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 114वां प्रश्न कहता है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो ये सक्षम बनाती है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को, यानी कि केवल ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 115वां। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में कथन दिया हुआ है, ठीक है। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो करेक्ट है ये। दिवाला एक कानून प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, ठीक है ना।
फिर कहता है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो है पहला मैंने कहा है, लेकिन ये जो है ऋण को भुगतान करने में असमर्थ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है, तो केवल सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष में आई थी? तो ये 1956 में आई थी औद्योगिक नीति संकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, जिसको PLI कहा जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। और PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है, 117वें प्रश्न का, वो लगता है मुझे कि यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्यों 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है? तो जो PLI होता है, तो इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। और योजना जो है पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री का लगभग 8% का प्रोत्साहन देती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 118वां, स्वामित्व योजना के संबंध में कथन कई सारे दिए हुए हैं। तो स्वामित्व योजना के संबंध में जो कथन है उसमें आपको गलत कथन बताना है सबसे पहले, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो कहता है ये खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है, तो ये देखिए पहले तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका खान मंत्रालय के दायरे में जो है एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना नहीं है। दूसरा है कि यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने की योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये बिल्कुल सही है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो कहता है CORS का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, तो ये जो फुल फॉर्म लिखा हुआ है ये गलत है, क्रॉस ओरिजिन नहीं है, ये नहीं है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस प्रकार 1 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा। एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि वित्तीय आपातकाल में क्या क्या होगा। तो 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से होंगे? तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो दे सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला कहता है इसमें कि उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के कम करने का आदेश दे सकता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो हाँ, तो आरक्षित रखनी पड़ती है, डायरेक्टली पास नहीं होता। यानी कि पहले क्या होता है धन विधेयक कि डायरेक्टली पास हो जाता है ना, लेकिन 360 अगर लगा हुआ है तो कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो यहाँ पर 1, 3 और 4 हो जाएगा। 2 वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसको विचारार्थ नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभव रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनक मंदी में योगदान कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है मुद्रास्फीति जनक फैक्टर्स दिए हुए हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, तो सही है, हो सकता है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, तो इस कारण भी आ सकती है मंदी। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, तो सही बात है, उपभोक्ता खर्च नहीं करेगा तो भी मंदी आती है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं रहेगा। और मांग में कमी आ गई, डिमांड कम हो गया तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाएगी, मंदी आ जाएगी। ठीक है, और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, तो निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, तो सारे फैक्टर मुझे लग रहा है। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 121वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से संबंधित प्रश्न है, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या पूछा हुआ है, तो थोड़ी बहुत 19-20 यहाँ की जनसंख्या हुई होगी और यहाँ पर कोई भी जनसंख्या सही नहीं थी तो उसको डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड है। 123 पर चलते हैं। तो 123 में पूछा है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, यही कथन सही है। ये गैर योजना व्यय है और व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। बाकी व्यय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, ये कोई भी सही नहीं है उस हिसाब से। 124वां प्रश्न पर चलते हैं। 124वां प्रश्न है यहाँ पर कि वैश्वीकरण में और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, ठीक है, तो ये सही है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाया है, वैश्वीकरण से, सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, तो ऐसा नहीं है। आयात में जो वृद्धि है वो हम लोग की अधिक है, ठीक है, निर्यात में वृद्धि कम है, ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 125वें पर चलते हैं कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो पिछले 2 वर्षों में राजस्व, अच्छा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि उसके पिछले 2 वर्ष की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 तक पहुँच गया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 126वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता की बात यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, सही है। और अंग्रेजी सैनिक श्रेष्ठ थी, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। अगला है कि बिहार का वह रसोइया जिसने, एक सेकेंड, हाँ, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचा दी थी, उसका क्या नाम था। तो उनका नाम था बटक मियाँ। क्या नाम था? बटक मियाँ। अगला प्रश्न ये करते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, कहीं आने की संभावना भी बनती है। अगला प्रश्न है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकाष्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो बकाष्त भूमि आंदोलन 37-38 के दौरान सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और हुंकार नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी इन्होंने ही निकाली थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इन्होंने एक और पत्रिका जो है निकाली थी, ठीक है, वो मैं एक बार बता चुका हूँ इससे पहले भी। 129 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। कहता है कि होम रूल आंदोलन तो 1916 में शुरू हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार 1919 में हुआ था। अब इसको लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर 129वां जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 2, 4, 1, 3। तो देख भी सकते हैं कि 2 सबसे पहले हुआ है, फिर हुआ है 4, फिर हुआ है 1, फिर 3। कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें कुछ गलत हो रहा है, सॉरी, मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड लिख दिया था मैंने, 1909 में आया था मार्ले मिंटो। तो ये फिर आंसर हो जाएगा 1907, 1909, 1916, 1918। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉर्ड लिटन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। 130वां प्रश्न है यहाँ पर, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, ठीक है। इल्बर्ट बिल लिटन से संबंधित नहीं है। ये बिल जो है रिपन के समय में आया था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। बाकी स्ट्रेची कमीशन आया था, शस्त्र अधिनियम आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के समय में आया हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद शायद 1883 में आता है और ये विवाद था कि कोई भी एशियन, यानी कि कुल मिलाकर के इंडियन जो है, यूरोपीय आदमियों का मुकदमा लड़ सकता है, तो इसको लेकर के ये विवाद आया हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि आप कोई भी स्वदेशी भाषा, अधिनियम इस भी बोलते हैं, स्वदेशी भाषा में कोई न्यूज़पेपर नहीं
आप छाप सकते हैं। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, इस प्रकार जो है चीज़ें इन पेपर्स को बैन किया गया था। ठीक है, बात आती है शस्त्र अधिनियम की और इसी तरह से स्ट्रेची कमीशन की। ये दोनों भी लिटन के समय में ही आए थे। तो 1878 में इसको याद रखेंगे, आर्म्स एक्ट आया था, इसको शस्त्र अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेची कमीशन जो है 1880 में आया था और फेमाइन यानी कि अकाल का कमीशन था, बताया भी था मैंने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर बक्सर की लड़ाई के बारे में बात करता है, यानी कि 1764 के बारे में बात करता है कि किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। एक सेकंड, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करती है। ठीक है, तो पटना में 1632 में ये अपना कारखाना स्थापित करती है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित करती है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये अहमदाबाद स्ट्राइक में जब जाते हैं तो यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, खाने के लिए रहा भी नहीं होगा कुछ, वहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहे होंगे सब, तो इसलिए हंगर स्ट्राइक करते हैं। ऐसे करके याद कर लीजिए कि अहमदाबाद मिल वाले मुद्दे पर ये हंगर स्ट्राइक पहली बार करते हैं। फिर प्रश्न आता है हम लोग का नेक्स्ट 134 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो उनका जो नाम है वो है श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो यहाँ पर जो है चंपारण कृषि समिति की, जहाँ तक मुझे याद आता है कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक ना, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, यही समाधान के लिए एक कदम उठाया गया था। जो चंपारण आंदोलन था उसमें ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया थी कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 136वां कि तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा और भारत सेवक समाज, इसको मैच करना है। तो आत्मीय सभा आपको पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने शुरू की थी 1815 में। ठीक है, फिर तत्वबोधनी सभा जो है वो मेरे हिसाब से देवेंद्रनाथ टैगोर की है। और भारत सेवक समाज, याद रखिएगा काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है चलाया था। ये संस्था जो है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल गोखले भारत सेवक समाज। चलिए अगला प्रश्न है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। ठीक है ना, तो अंबाबाई जहाँ तक मुझे याद है ये भारत के कर्नाटक राज्य की थी, नाम भी इनका वही लग रहा है। तो अंबाबाई जो है कर्नाटक राज्य की थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो जे एंड्रयूज जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, यानी कि सेफ्टी वाल्व जो सिद्धांत आया था, प्रिंसिपल आया था, थ्योरी आई थी, उसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किसका था। तो ये जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी ये विचार लाला लाजपत राय का था। इन्होंने इसको कहा था सेफ्टी वाल्व कंसेप्ट या थ्योरी। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव थे वो आपके कराची अधिवेशन 1931 में पारित हुए थे। तो याद रख लीजिएगा कराची अधिवेशन में, कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स जो है ये क्लियर किया गया था। ठीक ना, ठीक है, कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, तो काफ़ी आसानी से आप इसको कर लोगे कि गेम को कैसे लिखा जाता है। तो डॉलर भागा स्टार परसेंटेज में लिखा जाता है। बीड को कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें क्लियर कर लेंगे। हम लोग टारगेट करेंगे ए और ई के ऊपर। ठीक है, तो परसेंटेज को ई बोलते हैं, परसेंटेज को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, यानी कि लास्ट में परसेंटेज आना चाहिए।
चारों में है, ठीक है। और ए को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिवाइड, ए को बोलेंगे डिवाइड, ठीक है। तो ए को चारों में ये भी है, अब तो बात फंस गई, ठीक है। एम को क्या बोलेंगे, तो एम को बोलेंगे स्टार, यानी कि इन दोनों में अब बात आ गई, ठीक है। और डी को क्या बोलेंगे, तो डी को बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आसान सा प्रश्न था। क्यू जो है पूर्व की ओर यात्रा करता है, क्यू को पूर्व की ओर ले जाओ, और एम उत्तर की ओर जाता है तो एम को उत्तर की ओर ले जाओ, ठीक है। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, एस अगर इधर यात्रा करता है तो टी इधर यात्रा करेगा, या वैसे वर्षा, ठीक है ना। फिर कहता है टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, टी क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर, यानी कि टी जो है इधर जाएगा तो एस जाएगा इधर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये पूछ रहा है, तो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एम और एस विपरीत दिशा में करते हैं, नहीं करता है। एस पश्चिम की ओर करता है, नहीं करता है। टी उत्तर की ओर करता है, नहीं करता है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 1500 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को बेच देता है, कौन सा सही है। तो अभी रमेश के पास ज़्यादा भूमि होगी, यही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक ना। 143, आसान सा प्रश्न है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है रमेश जिसके पास इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, सुरेश जिसके पास भी इतना बड़ा एरिया है से 10% अधिक प्राप्त करता है, अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है, सही है ना। फिर जैसे कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि 100 का 110 कर लिए हो तो 110 का 10% 11 होता है, तो 100 से तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटेगा तो 99 बचेगा। समझ में आ रहा है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। अगला है, एक बेजोड़ ग्रुप बताना है। मिलिनरी टोपियाँ, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज, स्नॉबरी जूता। तो देखिए, पता नहीं बिहार वालों को इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए लगाव है। कठिन का कठिनतम प्रश्न बनाने का, बड़े लोगों के लिए पेपर बनाते हैं। अरे भाई, छोटे बच्चे मतलब गरीब बच्चे हम लोग जैसे क्या जाने यार कि स्नॉबरी जूता नहीं होता है या क्या होता है। तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और आगे बढ़ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है इस बात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 145वां की श्रृंखला है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 132, 156 क्या होगा, फिर 210, 240, 272 क्या होगा, ठीक है ना। तो आसान सा दिख रहा है मुझे, तो 11 गुणे 12 मुझे दिख रहा है, शायद 132 दिख रहा है, 12 गुणे 13 होगा 156, तो 13 गुणे 14 होना चाहिए, 13 13 169, 169 और 13 और 2 लास्ट में आएगा, 182 हो जाएगा आंसर, 145 का भी, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आएगा, जादुई वर्ग टाइप का, लुप्त संख्या बतानी है, मैजिक स्क्वायर। तो 44 से 8 कितना बड़ा, 8 4 12, 8 4 12, ठीक है। देख लेते हैं एक सेकंड। चार 2 6, 5 4 9, 8 से 14, 9 पर 14, 7 1 8, 8 3 11, 4 3 7, 7 5 12 1 13, 7 3 10 11 की कैसे लगाई, 4 5 9, 9 3 12 1 13। ऐसे तो कुछ समझ में बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है। 7 3 10 4 5 3 8 4 4 5 9, तो इस प्रकार तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। इधर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7 4 11, तो आधा भी नहीं होगा। 37 में से इसको घटाओ तो कितना आएगा, 44 37 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49, 58 35, 5 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35, ठीक है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो आ जाएगा फिर कि 41 9 2 11 11 से 77,
ये इन दोनों के डिफरेंस में मल्टीप्लाइड बाई 7 कर रहे हैं तो ये एक बार आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हो जाएगा ये। फिर अगला प्रश्न आता है, क्रिकेट मैच की टीम का बताया है कुछ और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो 147वां प्रश्न दिया है, देख लीजिएगा, डी इसका आंसर आएगा। कोई अनुसरण नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कहता है कि कथन है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए, ठीक है। 200 रन बनाए जिसमें से 160 स्पिनर बनाए। निष्कर्ष कहता है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर हैं। कैसे कह सकते हैं ये बात? नहीं कह सकते। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी नहीं कह सकते भाई। कैसे कह सकते हो? वो तो रन की बात कर रहा है, तुम कह रहे हो कि टीम के खिलाड़ी स्पिनर है, तो दोनों बातों से संयोग नहीं रखता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये हम लोग देखेंगे। 148वां है कि ग्रेट को इतना लिखा जाता है, मंक को इतना लिखा जाता है, विगरस को क्या लिखा जाएगा? तो ग्रेट को इतना ज़्यादा कैसे लिख दिया गया? सबसे पहले बात तो ये आती है, ठीक है। तो इसकी तह तक चलते हैं कि देखिए आर का होता है 18 तो आप इसको लॉक कर लो, टी का होता है 20 तो इसको लॉक कर लो, ठीक है। फिर जी का होता है 7, ठीक है। ई का होता है 5, ए का होता है 1, 5 और 1, ठीक है। ओके, तो उसको 22 और 26 लिखा है, यानी कि अपोजिट कर दिया है। ई का वी से अपोजिट किया और ए का जेड से अपोजिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल थे। तो हम लोग डायरेक्ट विगरस लिख के देखते हैं। वी का हो जाएगा 22, आई का हो जाएगा 18, तो जिसमें 18 आ रहा हो, 22 18 ये और ये हो सकता है, ठीक है। फिर ओ पे डायरेक्टली चले जाते हैं। जी ओ एम एन ओ पी ओ। अच्छा, अगर लास्ट डिजिट देखें तो भी आ जाएगा। जैसे एस का होता है 19 तो यही करेक्ट हो जाएगा, 148 का ए, ठीक है। 149 आता है, इसमें कह रहा है बेजोड़ खोजिए, तो खोज लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबका नंबरिंग देख लेना यार, 2 हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है। जे के 11 हो गया, ठीक है ना। एम का हो गया 13, ठीक। फिर इसी प्रकार इसका लिख लीजिएगा, इसका लिख लीजिएगा, 22 हो गया, एक्स वाई जेड, ये 24 हो गया, ठीक है ना। ये 19 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा क्या कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है दिखाई दीजिएगा, ठीक। सी आएगा आंसर, ये आएगा आंसर, ठीक है। अगला है 4 कंपनियों की शाखा है, इधर उधर जो है पूर्व पश्चिम में स्थित है, तो दूरी बतानी है, ये भी आप लोग कर लेंगे। हालांकि इसको करके मैं दिखा दे रहा हूँ। एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर दूरी पर है। एम एन के उत्तर में, तो एन यहाँ है तो एम यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पी, ठीक है, पी ओ के दक्षिण में, ओ के दक्षिण में पी है 2 किलोमीटर। एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी कि ओ यहाँ है तो 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये हो गया, ठीक है। और पी जो है इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ हो गया, ओके। एम और पी के बीच की दूरी बतानी है। ये बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें रूल रेगुलेशन लगा के बनेगा, देखते हैं एक बार। ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, तो अभी आंसर बता दे रहा हूँ, अभी लगा नहीं पा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, और इतने कम समय में लगा नहीं पाऊँगा अभी, ठीक है। और सोचने का मन भी नहीं है 150 क्वेश्चन बनाते बनाते। तो 5.34 इसका आंसर है। चलिए एक बार चलिए फाइनली ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। कहता है एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 4, ठीक है। पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर, एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ हमने लगभग सोल्यूशन किया है, ये आपको समझा दे रहा हूँ।
कैसे हो कैसे रहा है, ठीक है। तो हमने ये 4 माना, ये दूरी 1 गिवन है और ये दूरी 2 गिवन है, ठीक है। जो गिवन है उस पर मैं लाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो mn गिवन है, ठीक है, यहाँ पर OP गिवन है और यहाँ पर ON गिवन है, ओके। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो सिंपली जो है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90 का आधा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ रही है? P, और इसको x माने तो Px की वैल्यू आ रही है 1/√2, और वही आपकी वैल्यू है Zn की, वही आपकी वैल्यू है Zn की, ओके। फिर आपको nx कैसे पता चलेगा? तो ये जो 4 दिया है और ये जो 2 दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में से घटा देंगे 1/√2, ठीक है। क्या घटा देंगे? 1/√2 घटा देंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, Px की। समझ में आया कैसे? कि ये पूरा 2 है, ये 1/√2 है, ऊपर वाला हिस्सा OZ, तो इसमें से घटाओगे 1/√2 तो ये पूरी वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो गई 6 - 1/√2, और ये है 1/√2, तो सीधे स्क्वायर करके निकालेंगे 6 - 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा 5.34, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न में अगर अनुमान के बेसिस पर लग जाए तो ठीक है, क्वाड्रेंट से भी लग सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कंप्लीट पेपर खत्म हो चुका है। इसका PDF अगर आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल द PYQ पर। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।